हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 8 टेस्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें भी हैं, ठीक है। और ये क्लास 8 से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? इस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो इसके राइटर हैं वो जेम्स मिल है। इन्होंने 1817 में, अगर इनको देखें तो ये कहाँ के हैं, तो ये स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड, ठीक है। अब ये हैं राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसफर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इस बुक को तीन खंडों में लिखा। ठीक है। अब इस बुक की खासियत ये है कि इनको लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई जो समाज हैं और सभ्यता, इन सब समाज सभ्यता जो भी है इस मामले में यूरोप से पीछे हैं। तो उनका कहना था कि इतिहास, मतलब अंग्रेज के आने से पहले जो यहाँ एशिया में हिंदू मुसलमान तनाशाह राज चलता था, चारों ओर जो है केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन है, अंधविश्वास का बोलबाला है। तो मिल को लगता था कि इन सब को यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून ये सब लागू करना चाहिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेज जो है सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता में ज्ञान ज्ञान हो, सुखी जीवन हो, ठीक है। मतलब ये सब इनको क्या प्रदान किया जा सके, ठीक है, ऐसा था उनका मानना। था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं हो सकती, तो अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो ये हैं अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल। उनका स्कॉटलैंड के हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं, ठीक है। और उनका कहना था कि एशिया जो है वो यूरोप से अभी पीछे चल रहा है, जहाँ पर क्या है, हिंसा है, भेदभाव है, जो भी है, हिंदू मुस्लिम का राज रहा है, तो धार्मिक बैर है, जातिगत बंधन, अंधविश्वास, ये सब का बोलबाला रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता हो, तो इनको थोड़ा सुधारा जाए, इसके लिए ये किया गया था, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट का भी। सेकंड है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन काल खंडों में विभाजित किया था, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड लॉर्ड मैकॉले, तो देखिए ये जो हैं ये जेम्स मिल ने इन्होंने किया था, ठीक है। ये जो किए थे वो कौन थे? जेम्स मिल। लेकिन जेम्स मिल तो इसमें कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वो ये थे जेम्स मिल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथनों का चयन करें। सरकारी दस्तावेज आम आदमी के दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं। छपाई की तकनीक के विकास ने जनता में बहस की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। हमें सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, तो सरकारी दस्तावेज आम आदमी के दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सरकारी दस्तावेज हमें, मतलब वो सरकारी अफसर और काम के लिए होते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। छपाई की तकनीक और विकास ने जनता में बहस की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जनता के विभिन्न मुद्दे अगर डिफरेंट थे, तो डिफरेंट मुद्दों पे क्या हुआ, अलग अलग टाइप के पत्रिका, मतलब चीज़ें जो है मैगजीन वगैरह ये सब छपना शुरू हुआ। अब इससे क्या हुआ कि जनता जो है जागरूक होने लगी, फिर जागरूक होने लगी तो बहस करने लगी। जब बहस करने लगी तो क्या हुआ, उनकी, मतलब बहस करने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ी है, ठीक है।
देखिए ऐसे ही होना भी चाहिए कि जब जनता बहस करेगी और जनता के रोजमर्रा में ये चीज़ें जब डिस्कशन में आएगा तो फिर जो है सरकारें जो हैं एक अच्छी सरकार बनेंगी, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये होना चाहिए। बट यहाँ क्या है कि भक्त बना के रखना है जनता को, तो क्या कहा जाए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर देखा जाए तो 1833 चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था। अब देखेंगे कहीं कहीं किताबों में आपको लिखा रहेगा कि भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को। तो देखिए वारेन हेस्टिंग की बात अगर जब हम करते हैं तो वारेन हेस्टिंग भारत का नहीं था, ये बंगाल का था। बंगाल, ये हमें ध्यान रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं विलियम बेंटिक, ठीक। इसको जो है चार्टर जो है 1833 में इसको बनाया गया था, चार्टर एक्ट के थ्रू। फिफ्थ का, तो देखिए निम्नलिखित में से सत्य कथनों का हमें चयन करना है। तो 19वीं सदी के आरंभ में 10 वर्षों की जनगणना शुरुआत हुई, ठीक है। जनगणना के तहत कुछ प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी एकत्र की जाती थी। तो देखिए भारत की जनगणना जो है 19वीं सदी के आरंभ से प्रत्येक 10, तो 19वीं सदी के आरंभ से नहीं, 19वीं सदी के अंत से, ठीक है। और जनगणना के तहत अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों की जगह सभी राज्यों में रहने वाले, तो यहाँ ये बोल रहा है कि कुछ राज्य, तो कुछ राज्य नहीं थे, सभी प्रांतों के रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, व्यवसाय आदि के बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त की जाती थी, ठीक है। तो ये जो है कि सही है यहाँ से। तो यहाँ तो ये भी गलत हो गया, तो यानी फर्स्ट भी गलत और सेकंड भी गलत, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर? देखिए 19वीं सदी के आरंभ ये बोल रहा है, तो आरंभ से नहीं है। कारण क्या है कि ये जो है 1872 में जो लॉर्ड मेयो था उसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। और ये वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। अगर देखा जाए तो लॉर्ड रिपन की बात अगर करें तो लॉर्ड पूर्ण रूप से अगर हम देखें ना, पूर्ण रूप से, तो लॉर्ड रिपन जो है वो 1881 में आयोजित की गई थी, नियमित। अगर देखा जाए तो नियमित जनगणना 1881 में, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। तो ये है, वो देखा जाए तो पहली बार जो था वो विभिन्न हिस्सों में किया गया था, लेकिन वो जो है नियमित रूप से हुआ है कब? 1881 में। उसके बाद जो है हर 10 साल के अंतराल पे किया जाता रहा, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। तो फर्स्ट जो है हमारा रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो न एक न दो। निम्नलिखित में से सही कथनों का हमें चयन करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में महारानी विक्टोरिया से पूर्व से व्यापार हेतु चार्टर प्राप्त किया था। तो देखिए यहाँ महारानी विक्टोरिया आ रहा है, तो विक्टोरिया महारानी नहीं थी, यहाँ महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ,
तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर प्राप्त किया था। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया। चार्टर प्राप्त करने का अर्थ था कि यूरोप की अन्य कोई कंपनी पूर्व के बाजार में नहीं आ सकती थी। तो देखिए, चार्टर प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं आ सकती है, इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, आ सकती है। तो यहां से ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसका डी आंसर हो गया। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, चार्टर प्राप्त करने का अर्थ ये हुआ, और इसलिए भी नहीं करना था कि अगर प्रतिस्पर्धा होगा तो प्रतिस्पर्धा होगा तो सस्ती चीजें वो को महंगे दामों में खरीद पाएंगे। तो यहाँ था कि सस्ती चीजों को खरीदना है और उसको ज्यादा कीमत पे बेचना है, यानी ज्यादा मुनाफा हमें प्राप्त करना। तो इस वजह से भी होड़ नहीं करना है। कारण क्या था कि वाणिज्य कंपनियों को केवल मतलब उनको तो मुनाफा ही कमाना था। तो इसलिए ऐसा इसमें बोला गया है कि वो जो है कि पूर्व में जा सकती थी, बट वो क्या बोलते हैं कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। ठीक है, होड़ नहीं कर सकती है। ठीक, उनका ये भी था कि चार्टर के सहारे जो है कंपनी समुद्र पार कर जाएं और नए नए इलाके खंगाले, जहां से सस्ती चीजें मतलब कम कीमत वाली चीजें जो है खरीद के यूरोप में ऊंचे कीमत पे बेच सकती थी। ये था इसमें। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग या फर्स्ट भी रॉन्ग, द डी आंसर। यूरोप के बाजारों में उनके उत्पादों की मांग ज्यादा थी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यूरोप में जो है भारत के बने सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, काली मिर्च, लौंग हो गया, इलायची हो गया, ठीक है, दालचीनी हो गया। तो ये सब की मतलब मांग जो है बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा इसमें सारे। तो अगर यही कारण था कि ब्रिटिश के अतिरिक्त जो पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ब्रिटिश हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, ये सब यहाँ आए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1661 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई। औरंगजेब द्वारा जारी फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों को निःशुल्क व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए, अंग्रेज औरंगजेब द्वारा अगर बात करे जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क कंपनी को प्रदान की थी, उसके अधिकारियों को नहीं। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए 1600 में तो व्यापार करने का चार्टर मिला है उसको। ठीक है, किंतु पहली फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली के किनारे स्थापित हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ओनली ए आप बोल सकते हैं। नाइन्थ है कि बक्सर की लड़ाई में निम्नलिखित सही कथन हमें बताना है। बक्सर की लड़ाई में मीर जाफर की हार हुई। 1765 में बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल के दीवान प्राप्त किया। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई अगर हम बात करते हैं तो 1764 में नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय
इसमें थे एक अवध के नवाब जिनको लड़ने का बहुत शौक था। अवध के नवाब थे कौन? सुजाऊ दौला। ठीक है, तो इनके बीच हुई। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो ये तो एक तरफ एंड वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ। ठीक है, अब इस युद्ध में कंपनी की विजय हुआ। अब कंपनी इसमें जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विन किया है। ठीक है, जबकि मीर जाफर जो था, यहाँ पे अगर बात हो रही है मीर जाफर की, तो ये प्लासी में से संबंधित है इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ क्या बोल रहा है कि 1765 में बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान। तो देखिए, बंगाल के नवाब ने कंपनी को दीवानी प्रदान की। तो देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में मुगल सम्राट जो है, इसने क्या किया कि कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपका है कि 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समानता, ये भी सही है। छुआछूत के चलन को हमें समाप्त करना था। अछूतों के साथ भी आदिवासियों को विधायिका सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो यहाँ देखा जाए तो सभी सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। 26 जनवरी 1950 को अगर थोड़ा इसमें देखें तो सार्वभौमिक जो आपका है वयस्क मताधिकार, उसमें था 21 साल का। बाद में जो है इसको वर्तमान में 61वां जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, इसके थ्रू कितना कर दिया गया है, 18 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हुए सही का चयन करना है। तो देखिए, केंद्रीय सूची बात अगर करते हैं हम, तो देखिए भारतीय सूची की अगर हम बात करते हैं तो 3 सूची में बांटा गया है। एक तो है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और कंकरेंटली समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय सूची की बात अगर करते हैं तो टैक्स समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया। तो राज्य सूची में पहला स्वास्थ्य देख के ही दिख रहा है कि ये राज्य सूची का विषय है। चलिए, एक तो हो गया। अब कराधान और वन की बात आ रही है। ठीक है, तो कराधान जो है वो केंद्र की सूची में है। इसमें क्या है, कराधान है और रक्षा है, और जो भी विदेश के मामले होंगे ये राज्य सूची में जो है स्वास्थ्य को रखा गया है। और शिक्षा जो है, शिक्षा की अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची में है, ये भी हमको ध्यान रखना है जी। ठीक है, समवर्ती सूची में वन को भी रखा गया है, और वन हो गया, शिक्षा हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अब ये कौन सा है, तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 है, बी का 1 है, तो ये 1 हो गया। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करिए। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन का आश्वासन दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के समर्थक थे, जबकि वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में
1920 में के दशक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर, तो देखिए भारतीय अगर हम बात करते हैं तो 1920 के दशक में स्वतंत्रता के बाद जो है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन का आश्वासन दिया था, ठीक है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए आरंभ में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोध में थे, ठीक है। तो अब विरोध में थे तो रामालू जी जो हैं वो कहाँ चले गए थे बाद में, भाषाई आधार पे आपने देखा होगा तो उनका था कि अनशन पे चले गए, जिनसे उनकी डेथ भी हो गई थी। तो देखिए ये तो वो तो बात की है, तो ये यहाँ से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। भाषाई आधार पे प्रांतों के गठन के समर्थक थे, बिल्कुल नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, दोनों नहीं थे। यहाँ से ये ध्यान रखना है, दोनों नहीं थे, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। 1955 में एशिया और अफ्रीकी देशों का बांडुग सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो देखिए ये बात आती है बांडुग सम्मेलन 1955 में, तो अफ्रीकी देशों का ये सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है 29 से ज़्यादा जो है नए, मतलब 9 स्वतंत्र बोल सकते हैं, 9 स्वतंत्र जो है देशों ने इस बात पे चर्चा की थी कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका एंड एशिया के जो देश हैं उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास, मतलब किस तरह जारी, प्रभुत्व के विरुद्ध जो है अपने प्रयास को किस तरह जारी रख सकते हैं, तो इस पे यहाँ पे चर्चा हुई थी बांडुग सम्मेलन में, ठीक है। तो इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं कि 1833 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया इल्बर्ट बिल किस विषय से संबंधित था? तो देखिए इल्बर्ट बिल जो है देखा जाए तो न्याय व्यवस्था से 1883 में, हाँ 1883 में इल्बर्ट बिल जो है वो न्याय व्यवस्था था। और बिल का प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश, तो इसमें क्या था कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं जो क्या बन सकते हैं, ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति, भारतीय न्यायाधीश जो है ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो है इसका विरोध किया, अंग्रेज जो हैं इसका विरोध किए, और विरोध से हुआ ये, इस बिल को जो है वापस ले लिया गया, ठीक है, वापस ले लिया गया। तो ये था न्याय से संबंधित, ठीक है। 15 की बात आती है तो क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, निम्नलिखित में से क्या क्या सत्य है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये है क्या, तो नौरोजी जो हैं दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये जो है 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए। नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं, ये भी सही है। नौरोजी जो है ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की मीमांसा भी पेश की थी, ये भी सही है। तो ये जो है जब लंदन में रह रहे थे तो कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे। अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसमें ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणाम है उसकी मतलब आलोचना की है। तो यही है कि आर्थिक परिणामों की मीमांसा भी पेश की, आलोचना की।
ये मीमांसा जो है आलोचना, ठीक है। तो यहां से तीनों सही है, तो आप बोल सकते हैं कि डी। बाल गंगाधर तिलक के विषय में निम्न कथनों के सत्य कथनों का चयन हमें करना है। पहला है कि तिलक कांग्रेस के गरम पंथी दल के जुड़े हुए नेता थे, तो ये सही है। तिलक ने अंग्रेजी के केसरी अखबार का संपादन किया, नहीं अंग्रेजी का नहीं था, ये मराठी था, ठीक है। तो तिलक ने मराठी अखबार केसरी का संपादन किया। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा जो है तिलक जी का था। तो यहाँ से थर्ड जो है सही हो जाएगा, यानी 1 और 3। तो 1, 3 आंसर बी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के विषय में दिए गए कथनों में सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो देखिए, बंगाल विभाजन जो है 1905 में समय भारत का वायसराय कैनिंग था। तो देखिए, भारत का वायसराय कैनिंग नहीं था, कर्जन था, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट रॉन्ग। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, ये सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के दौरान पूर्वी जो बंगाल को असम में मिला दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन में उपजे स्वदेशी आंदोलनों को तमिलनाडु के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए, ये जो है आप ये बोल सकते हैं कि बंगाल विभाजन में जो उपजे आंदोलनों को आंध्र प्रदेश में कहा जाता था। तो तमिलनाडु के डेल्टा इलाकों जो भी है इसमें नहीं, ये था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन तो आपका हो जाएगा चौथा गलत है, पहला गलत है। तो पहला चौथा तो हटा दीजिए, पहला चौथा 2 और 3 सही है बस। अच्छा, 2, 3 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसी को बना देते हैं ना ऑप्शन 2 और 3, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का हमें चयन करना है। स्वदेशी आंदोलनों ने स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। देखिए, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ये समर्थन किया था। समर्थन किया था, तो ये दूसरा रॉन्ग है। मुस्लिम लीग द्वारा की गई पृथक निर्वाचन की मांग सरकार ने कभी नहीं माना था। तो देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा जो पृथक निर्वाचन हुआ है उसको सरकार ने 1909 के अधिनियम में क्या किया था, स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था 1909 की अधिनियम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है लखनऊ समझौता जो हुआ था उसमें 1916 में, तो उसमें जो है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों जो है प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन से मिलकर काम करने का फैसला किया था। तो लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में सत्य कथन के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, इसने मुद्रास्फीति को बढ़ाया, तो देखिए, और व्यावसायिक समूह के मुनाफे की बढ़ोतरी हुई, इसने भारतीय उद्योग के विस्तार को बढ़ावा दिया। तो देखिए, मुद्रास्फीति को बढ़ाया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या, जैसे सैनिक व्यय में इजाफा हुआ, सैनिक व्यय, तो व्यय में इजाफा हुआ,
अब युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज की कीमत जो है उसमें भारी उछाल आने लगा, और भारी उछाल आने से क्या हुआ, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला। तो फर्स्ट करेक्ट। इसने व्यावसायिक समूहों के मुनाफे में बढ़ोतरी की। तो देखिए युद्ध के दौरान जो है जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी तो व्यावसायिक गुट जो है वो मुनाफा कमाने में लग गए। तो मुनाफा कमाने में लग गए तो इससे क्या हुआ कि बढ़ोतरी हुई मुनाफा में, और भारतीय जो है उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा मिला। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि भारत से जो आने वाले आयातक में हुआ क्या कि इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट में तो कमी आ गई। अब इम्पोर्ट में जब कमी आ गई तो भारतीय जो इंडियन जो उद्योग थे अब इनका क्या हुआ कि विस्तार, अब इसको सप्लाई, अब इम्पोर्ट कम हो रहा है तो मार्केट में क्या करना है, सप्लाई। तो सप्लाई करने के लिए हमें और चीज़ें जो हैं बनानी पड़ेंगी, उसके लिए हमें इसका उद्योग का क्या करेंगे, हम विस्तार करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ से तीनों आंसर सही है, तीनों स्टेटमेंट। तो आप 1 2 3 बोल सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विषय में निम्न कथनों पर सत्य कथन का चयन करना है 21। देखिए यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लाया गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय संघर्ष शुरू किया। इस एक्ट के विरोध में लाहौर के जालियांवाला बाग में एकत्र लोगों को जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। देखिए अब फर्स्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट के विषय में। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है 1919 ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसको कमजोर करने के लिए लाया गया था। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको जो है कमजोर करने के लिए लाया गया था। अब इसमें जो था कि अभिव्यक्ति, अब मान लीजिए कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो हो रहा है तो उसमें अगर इसको कमजोर करना है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे तो वैसे भी चोट करना ही है, यानी उस पर और ज़्यादा बोलने नहीं देना है। ठीक है, तो पहला सही है। अब जो है कि इस एक्ट में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना पहला अखिल भारतीय संघर्ष भी शुरू किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि एक्ट के विरोध में लाहौर के जालियांवाला बाग में एकत्र लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। देखिए लाहौर के जालियांवाला बाग नहीं है, अमृतसर है ये, अमृतसर। ठीक है, लाहौर नहीं है, अमृतसर। वहां बाग में एकत्र लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, थर्ड जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा क्या, 1 और 2। 1 और 2 केवल एक। जालियांवाला बाग जन संहार के विरोध में निम्नलिखित कथनों पर किसने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो देखिए अब इसमें जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, जिन्होंने, क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश भारत द्वारा जो उनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी उसको उन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, किसके लिए, तो जालियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ उसके विरोध में। 1920 में खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए अब खिलाफत, खलीफा, तो यहाँ से आप कि हुआ क्या था कि अंग्रेजों द्वारा तुर्की के सुल्तान पर जो है, अंग्रेजों द्वारा ये हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा तुर्की का जो सुल्तान था ना, तुर्की का सुल्तान, इस पे क्या किया गया था, तुर्की के सुल्तान पर जो है कि मतलब जो संधियां थी तो सख्त संधि जो है, सख्त संधि थोपा गया था। अब जब सख्त संधि थोपा गया था तो इसके विरोध में काफ़ी जगह प्रदर्शन हुए, तो भारत में भी हो रहे थे। तो वही है कि खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा
खलीफा पर, जो वहाँ के सुल्तान है उसको खलीफा बोलते हैं, सख्त जो है थोपा गया था। ठीक है, संधि। तो 23 का सी हो गया। 24 पे आते हैं, असहयोग आंदोलन के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में क्या सत्य है। देखिए, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, बहुत सारे वकीलों ने वकालत, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि लौटाना, विधान मनो बहिष्कार और विदेशी कपड़ों का होली जलाना। देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर आप बात करते हैं तो 1920 से 22 में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, तो वो गांधी जी थे। नेतृत्व जो है गांधी जी। अब इसमें जो है हिस्सा लेने वाले थे वो क्या थे, हजारों स्कूली छात्र थे। सही है। बहुत सारे जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, ये भी सही है। कई भारतीय अंग्रेजों द्वारा उपाधि वगैरह ये सब लौटाया गया, ये भी सही है। विधानमंडलों का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़ों का होली जलाना, तो ये सब भी हुआ। यानी देखा जाए तो चारों कथन आपका क्या है, सत्य है। तो आप बोल सकते हैं कि डी आपका आंसर हो जाएगा। 25 पे आते हैं। तो 25 में है क्वेश्चन के सत्य कथन हमें पहचानने हैं। तो भगत सिंह जो हैं HSRA के संस्थापक सदस्य थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम केंद्रीय स्वायत्ता की बात कही थी और सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ली थी। तो देखिए 1928 में इसका भैया 1928 में इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है और इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं भगत सिंह। ठीक है, तो ये आपको यानी फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम केंद्रीय स्वायत्ता की बात कही। देखिए, केंद्रीय स्वायत्ता की बात 1995 में भारतीय सरकार अधिनियम के में बात कही गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है डेट वगैरह। चलिए, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ली। देखिए 1925 की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं 1925 में। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, ये भी आपका सही है। तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहला और तीसरा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें क्या करने हैं, चुनने हैं। तो सुभाष चंद्र बोस समाजवाद, अहिंसा के और गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसा नहीं था, ये गलत है। देखिए, वो अहिंसा, गांधीवादी आदर्श, समाजवाद में वो विश्वास रखते थे। यहां पर देखा जाए तो समाजवाद में, अहिंसा और गांधीवादी आदर्शों में नहीं रखते थे। तो ये जो है सही है, यानी वो अहिंसा के जो गांधीवादी आदर्श है उसमें नहीं थे, वो नहीं रखते थे, लेकिन समाजवाद में रखते थे। तो यहाँ से समाजवाद है पर ये वाला नहीं, तो इस वजह से भी गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में नहीं, जबकि ये सिंगापुर, तो ये सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, ठीक है, का गठन किया था। तो यहाँ से देखा जाए तो दोनों कथन आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर आप क्या बोलेंगे, डी आंसर बोलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में सत्य कथन हमें चुनना है। तो मौलाना आजाद ने दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के सदस्य और भारत के पहले गवर्नर जनरल। सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। देखिए, मौलाना आजाद ने जिन्ना के दो राष्ट्र का विरोध किया था। दो राष्ट्र का सिद्धांत जो था वो किसका था, जिन्ना का था, जिन्ना का था। तो पहला कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। राजगोपालाचारी यानी देखा जाए तो 1946 में जो अंतरिम सरकार
बनी उसके सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सरदार पटेल की अगर हम अध्यक्षता की बात करते हैं तो वो 1931 में वो कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, सदस्य नहीं, सदस्य तो थे ही, अध्यक्ष। तो यहाँ से देखें तो केवल हाँ 2 और 3, तो 2 और 3 से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान खिदमत सर्कस संस्थापक खान भारत विभाजन में सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शक्तिशाली हिंसक आंदोलन चलाया था। तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं तो ये उत्तरी पश्चिम जो सीमा प्रांत है और वहाँ के पख्तून नेता थे, वो प्रमुख पख्तून नेता, इनको बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, बादशाह खान। ठीक, ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक भी रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये ऐसे ही सही हो जाता है, इनको बादशाह खान। ठीक है, सेकंड पे आते हैं तो बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के जो है ये सख्त खिलाफ थे। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। खान अब्दुल ने उत्तरी पश्चिम में शक्तिशाली हिंसक आंदोलन चलाया। तो देखिए, यहाँ जो कुछ है वो ये आपको दिख रहा होगा, ये अहिंसक आंदोलन था, न कि हिंसक। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यानी 1 2 आप बोल सकते हैं। कैबिनेट मिशन में दिए गए कथनों पे के विषय में दिए गए कथनों पे हमें चर्चा करनी है। 29, देखिए, इस मिशन में भारत विभाजन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्त देने की बात कही। तो देखिए, हुआ क्या कि 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के भारत विभाजन के प्रस्ताव को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। तो ये सही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्ता देने की बात कही गई थी। तो बिल्कुल ये भी सही है कि मुस्लिम क्षेत्रों को बात जो है स्वायत्ता देने की बात कही गई थी। तो यहाँ से 1 और 2 आप बोल सकते हैं। जिस कला शैली में चीज़ों को कागज के लंबे रोल पर बनाकर उस कागज को लपेटा जाता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए, जिस कला शैली में चीज़ों को कागज के लंबे रोल पर बनाकर उसे लपेटा जाता है उसे खर्रा चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, तो खर्रा शैली में चीज़ों को कागज को लंबे समय तक क्या किया जाता है कि लपेट के रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बंदे समाज वेद समाज के विषय में निम्न दिए गए कथनों के सत्य कथन का चयन हमें करना है। तो हुआ क्या कि अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना 1864 में हुआ। तो ये तो सही है। वेद समाज जातीय भेदभाव का विरोध किया और विधवा विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। तो ये भी सही है। इसके सदस्य एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद हो गया क्या, एक ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाला। ठीक है, एक ईश्वर के अस्तित्व तो एक ईश्वर के अस्तित्व की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो है चूंकि सभी सही है। यंग बंगाल आंदोलन नेक्स्ट है 32, समर्थक परंपरा में रीति रिवाजों का विरोध करते थे जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। ठीक है, ब्रह्म समाज में सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं परंपराओं का आलोचना का अधिकार नहीं था। प्रार्थना समाज बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई विचार में विमर्श किया जाता था। अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का समर्थन करता था।
ठीक है। तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आंदोलन है ये शुरू किया गया था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा, ठीक है। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था। अब इसमें क्या था कि परंपरा जो है और रीति रिवाज इसमें था, उसका विरोध करते थे, जबकि और व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या करते थे, वो समर्थन करते थे। तो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज के सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना का अधिकार नहीं था, ये भी सही है। प्रार्थना समाज, वैसे ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज जो है कि अन्य जो प्रथा है, परंपरा है, इन सब का आलोचना उनका अधिकार नहीं था। प्रार्थना समाज की बैठक में हिंदू, बौद्ध, ईसाई सब जो है विचार में आते थे, ये भी सही है। अलीगढ़ मुस्लिम मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का समर्थन, तो सर सैयद जो हैं, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया, तो बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि 4, यानी चारों सही हैं। तो डी। ईवी रामास्वामी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए, हमें सत्य कथन की। तो रामास्वामी जो है पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। रामास्वामी स्वाभिमान आंदोलन के ने शुरू किया। देखिए, स्वाभिमान आंदोलन ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा था, ये बीपीएससी में भी पूछा है, और भी पीसीएस जो एग्जाम होता है इनमें पूछ चुका है। ये स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया गया, तो और लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं अम्बेडकर तो नहीं, ऑप्शन में अम्बेडकर भी रहते हैं। चलिए, थर्ड है कि रामास्वामी हिंदू वेद पुराणों, मनु संहिता और भगवत गीता गहरी आस्था रखते थे, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो है इन सब के आलोचक थे। आलोचक वो भी कौन से, तो कटु आलोचक, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि थर्ड जो है नहीं होगा, तो 1 और 1 और 2, तो 1 और 2 से आंसर क्या हो जाएगा, बी। राजा राम मोहन राय के विषय में दिए गए कथनों के संबंध में चर्चा करिए। तो देखिए, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय एक से अधिक भाषाओं के ज्ञाता लेखक थे। मोहन राय प्रयास में 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगवाया। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय, अगर इनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा, महिलाओं और स्वतंत्रता की समानता के पक्षधर थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी है कि राजा राम मोहन राय ने एक से अधिक भाषाओं, तो देखिए राजा मोहन राय संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, अन्य भी और यूरोपीय जो भाषाएं थे उनके अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। तो ये भी सही है। राजा राम मोहन के प्रयास 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा गई थी, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, ठीक है। इसकी इन सब की स्टोरी जो है पर अभी तो इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन सुधारकों ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो देखिए, विधवा विवाह का समर्थन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी किए थे, वीरेशलिंगम पंतुलु ये भी किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी किए थे। विधवा जो पुनर्विवाह है 1856 में, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है प्रयासों से ये पारित हुआ था, और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम जो है इसका समर्थन किया, और आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी, तो ठीक है। तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन सुधारकों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया।
तो देखिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अगर देखा जाए तो ज्योतिबा फूले भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी है, बेगम रुकैया सखावत भी हैं। तो ज्योतिबा फूले जो हैं वो महाराष्ट्र की लड़कियों को के लिए स्कूल खोले। ये जो हैं बेगम रुकैया सखावत जो हैं, ये जो हैं कलकत्ता और पटना और पटना में लड़कियों के लिए स्कूल खोला इन्होंने। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो महिलाओं की दिशा सुधारने, उनके शिक्षित करना जरूरी है, इन सब के लिए वो कन्या विद्यालयों की स्थापना की। ठीक। तो यहाँ से तीनों आपका सही है, तो आप बोल सकते हैं कि डी आंसर। 37 की सूची 1 सूची 2 में हमें बात करना है कि दुबला समुदाय, मदिगा समुदाय, एझवा जाति, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए मदिगा समुदाय जो है सिंपल, ये आंध्र प्रदेश का है। ये क्या करते हैं तो ये जो हैं चमड़े का काम करते हैं, चमड़े का काम। ठीक है। अब दुबला समुदाय जो होगा वो मजदूरी करने वाला होगा और वो गुजरात से संबंधित है। और दुबला समुदाय जो है ये क्या करता है, मजदूरी। अब एझवा जाति जो है ये कहाँ का है, तो ये केरल का है, केरल का एझवा जाति। और इनके लिए एझवा से याद आया कि ये जो एक थे श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, तो इन्होंने क्या किया कि एझवा जाति की जो दशा है उसको सुधार जो है करना है, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ए का 3 बी का 1, यानी आंसर आपका बी है। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किस समाज सुधारकों के द्वारा दिया गया था, तो श्री नारायण गुरु। ठीक है। चलिए निम्नलिखित सत्य कथनों पे हम बात करते हैं। तो रामाबाई कलकत्ता में विधवा गृह का स्थापना की, और देखा जाए तो चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये कलकत्ता में नहीं की थी, ये कहाँ की थी, पूना में की थी। ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे की बात हम करते हैं तो ज्योतिबा फूले उन्होंने गुलाम गिरी नामक पुस्तक लिखी और सत्य शोधक समाज का संग सही है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी, तो बिल्कुल ये सही बात है। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक फर्क है उसकी आलोचना की थी, जो सामाजिक फर्क इसकी आलोचना की थी, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में। और नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में घासीदास ने सतनामी आंदोलन शुरू किया था। तो घासीदास ने जो है उत्तर भारत में नहीं किया था इन्होंने, ये तो किए थे मध्य भारत में, मध्य भारत में। ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 3 आंसर है, तो 2 और 3 आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। आते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन। तो देखिए अगर निम्न में किस विद्वान से संबंधित है गठन, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसके स्थापना की, तो जो विलियम जोन्स है, तो इसको कलकत्ता में कितना था ये, एशियाटिक सोसाइटी 1784, अरे यार 1784 में। ठीक है। और विलियम जोन्स की ने स्थापना किया। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो थॉमस कोलब्रुक जो है और नेथनियल जो हॉलहेड है, ये भी जो है इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है। अब इस समय तो मैकॉले थे नहीं, तो मैकॉले की बात यहाँ नहीं आएगी। तो 1 2 3 इसका हो जाएगा, 4th नहीं होगा। 1 2 3 नॉट 4। निम्नलिखित सत्य कथन को हमें जांच करनी है, चयन करना है। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनों और प्रौद्योगिकी उपास कट्टर आलोचक थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। टैगोर शांति निकेतन कला संगीत और नृत्य की शिक्षा बल दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिक शिक्षा पर नहीं। तो देखिए, गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी जो है मतलब सभ्यता और मशीनों की, ये जो है कट्टर उपासक, जो मतलब आलोचक रहे हैं। कारण क्या था कि वो चाहते थे कि यहाँ के मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी काम मिले, और इससे क्या हो रहा था कि शोषण ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से वो, तो यहाँ से ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात अगर आ रही है, तो ये जो पश्चिमी सभ्यता और मतलब वो चाहते थे कि दोनों का सम्मिश्रण हो, ठीक है, वो ये चाहते थे, आप ऐसा बोल सकते हो। टैगोर ने शांति निकेतन में कला संगीत और पे बल दिया, तो बिल्कुल। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, कला संगीत और शिक्षा पे, नृत्य शिक्षा बल दिया, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे नहीं, तो ये गलत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे भी बल दिया था, जोर दिया था, जरूरी नहीं, तो दोनों वो चाहते थे ना, तो इस वजह से यहाँ से आपका ये हो जाएगा गलत। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 आंसर बी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये जो है बॉम्बे में की गई थी ना, हाँ, तो बॉम्बे में सी। 1720 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया कैलियो अधिनियम, कैलिको कैलिको अधिनियम के विषय में क्या सत्य है। देखिए, यह अधिनियम देसी भाषा साहित्य के विकास से संबंधित है। यह अधिनियम इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम पूर्व के मसाला व्यापार और नियंत्रण के लिए लाया गया। और डी इसका क्या है कि यह अधिनियम बाल विवाह पाबंदी के लिए लाया गया था। तो देखिए, इसमें जो था, ऊन रेशम के निर्माता जो थे इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के जो ऊन और रेशम के निर्माता थे उनके संरक्षण के लिए लाया गया था। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हुआ क्या था कि 18वीं सदी के शुरुआत में जो भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बचने के लिए, मतलब देखिए, भारतीय कपड़े जो हैं वो इंग्लैंड में ज़्यादा बिकने लगे, तो इंग्लैंड के जो वहाँ के मतलब जो कंपनी वाले निर्माता थे वो विरोध इसका करने लगे। विरोध करने के लिए अब इसी के दबाव के कारण जो है 1720 में सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी जो है सूती कपड़े के छींट का इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दिया, जिसको हम कैलिको अधिनियम कहते हैं। ठीक है। 44 सत्य कथनों पे हमें चर्चा करना है। तो 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन वायसराय रिपन के कार्यकाल में हुआ। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी का निर्णय जॉर्ज पंचम में समारोह में हुआ था। तो अगर हम देखें तो देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वायसराय लिट्टन, रिपन नहीं, ये है लिट्टन है, ठीक है, के कार्यकाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब है कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड राजा बनाने का संभव हुआ, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 44 का आंसर केवल बी। 45 पे आते हैं, सूचियों को मिलान करना है हमें। तो दरगाह जो है, ये दरगाह, ये जो जगह है ना, वो एक का हिस्सा है, ये इसका है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी गृह जो है वो इसका हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो दरगाह जो है, तो ये तो सूफी संत के जो मकबरे हैं वो उसको दरगाह बोलते थे, तो ये का 4 हो गया, ठीक है। खानकाह जो है, वो खानकाह क्या था कि यात्री जो हैं, यात्री वगैरह, उनके विश्राम स्थल के लिए बनाया जाता था, तो बी का 3 हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि मतलब यहाँ आप क्या करते थे, विश्राम कर सकते थे, आध्यात्मिक चर्चा वगैरह आप कर सकते थे। कुल देह सैक जो है, मतलब कुल दे सैक, तो ये जो था वो क्या था कि एक ऐसा रास्ता था जो आगे जाकर बंद हो जाता था, ठीक है, उसको बोलते थे कुल दे सैक। गुलफरोशान, तो ये क्या हो जाएगा, फूलों का त्योहार, यानी डी का 2, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ रहा है,
डी का 2 आ रहा है, ए का 4 आ रहा है एंड सी का 1 आ रहा है, और तो ये 3 यानी आंसर सी। 1857 के महाविद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किए गए बदलाव के विषय में क्या सत्य है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। अब चलिए ये भी जो है, तो देखिए इसमें जो हुआ है बदलाव वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने हाथ में ले लिया, बिल्कुल सही है। भारतीय शासकों में ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन चलाने की छूट दी थी। तो अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी थी, तो बिल्कुल सही। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती कराने पर बल दिया गया था, तो ये गलत है। देखिए इसके जगह पे हुआ था गोरखा, गोरखा हो गया, सिख हो गया, ठीक हो गया। तो इन में से मतलब ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाने की पे बल दिया गया था, तो ये गलत। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, तो देखा जाए तो ये भी सही है कि मुसलमानों की जमीन। तो 1 2 का 4, 1 2 4 आपका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है कि अ, किस कारणों से 1800, अच्छा इस वाले में ना आप जैसे 1857 है, तो देखिए उस समय मुगलों का शासन रहा है, ज़्यादा जमीनें मुसलमानों के पास रही, तो उसको क्या करता था, बड़े पैमाने पे जब्त किया गया है 1857 के बाद। निम्नलिखित में किस कारणों से असम विद्रोह के लिए जिम्मेदार माना जाता है? गांव किसान जमींदार का अधिक लगान वसूलने का तरीका, वेतन भत्तों और सेवा भत्तों के कारण सिपाही में असंतोष, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, तो ये तीनों जो है वो सही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं क्या आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में जनजाति विद्रोह कालक्रम में हमें बताना है। चलिए कालक्रम की बात आती है तो वर्ली विद्रोह की बात अगर हम करते हैं तो ये 1940, कहाँ, तो महाराष्ट्र, ठीक है। कोल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये 1831-32, ठीक है। और अगर हम बस्तर का विद्रोह करते हैं बात, तो बस्तर का विद्रोह जो है ये 1910 में हुआ है, ठीक है। और संथाल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये 1855 में हुआ। तो यहाँ से अगर आप मिलान करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अ, पहले से बाद, तो पहले से बाद हमको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है ना, तो दूसरा, ठीक है, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 3 1 3 1 ये रहा 2 4, हाँ ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के विषय में बात करनी है हमें, सत्कथन पे चर्चा करना है। तो देखिए इसके अंतर्गत राजाओं, तालुकेदारों और जमींदारों को रूप मान्यता देकर किसानों से लगान वसूली का दायित्व दिया गया। इसके अंदर जमींदारों द्वारा कंपनी चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी कर दी, जमींदारों द्वारा विफल हो जाते और जमींदार नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। देखिए तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में नया जो है भू राजस्व व्यवस्था शुरू किया। इस व्यवस्था में यही था कि जो राजाओं हैं, तालुकदार हैं, ये सब, तो इनको किसानों से लगान वसूल करने के लिए दिया गया। जमींदार द्वारा कंपनी चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी कर दी गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है जमींदार जो है अगर विफल हो जाते हैं तो उनकी नीलामी कर दी जाती थी। जमींदारी, इसको बोला जाता था सूर्यास्त, सूर्यास्त कानून, ठीक है, नीलाम कर दी जाती थी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आंसर आपका डी होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस व्यवस्था में देखा जाए तो क्या है कि इस व्यवस्था में थॉमस मुनरो ने विकसित किया। तो देखिए थॉमस मुनरो ने नहीं, टॉम्स मुनरो,
टॉमस मुनरो ने विकसित किया, यह व्यवस्था उत्तर भारत में लागू हुआ। तो ये व्यवस्था देखा जाए तो दक्षिण भारत में, यानी थॉमस मुनरो ठीक है, विकसित किया टॉमस मुनरो, एंड दक्षिण भारत में, न कि उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत जो है ये नहीं होगा, ठीक है, दक्षिण भारत में, यानी फर्स्ट जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, तो फर्स्ट रॉन्ग है। यह व्यवस्था जमींदारों के बजाय सीधे किसानों से अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है कि जमींदारों की जगह हम क्या किए कि जमींदारों की जगह जो है हम किसानों से सीधे हम के साथ बंदोबस्त किया गया था। तो यहाँ से आंसर आप बोल सकते हैं कि केवल 2, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट किसी एमसीक्यू के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।